नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माल एवं सेवा कर, और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आपूर्ति का समय। तो इस चैप्टर से 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है PQR लिमिटेड ने पोशाक तैयार करने वाली कंपनी RST लिमिटेड से 500 रुपये अधिक मूल्य वाले 80 वाउचर क्रय करने की योजना 16/10/2018 को बनाई। PQR लिमिटेड एक क्रेता कंपनी है, आपूर्ति प्राप्त करता है। तो PQR लिमिटेड ने पोशाक तैयार करने वाली कंपनी RST लिमिटेड, यहाँ पर RST लिमिटेड आपूर्ति करता है, तो RST लिमिटेड से 500 रुपये अधिक मूल्य वाले 80 वाउचर क्रय करने की योजना 16/10/2018 को बनाई। तो यहाँ पर आपूर्ति वाउचर्स के द्वारा की जा रही है, वाउचर्स के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है। RST लिमिटेड ने 18/10/2018 को ऐसे वाउचर जारी किए। तो यहाँ पर पोशाक खरीदे जाएंगे वाउचर्स के माध्यम से। तो जो प्राप्त करता है PQR लिमिटेड, इसने पहले वाउचर्स प्राप्त कर लिए पोशाक खरीदने के लिए, और वो वाउचर्स RST लिमिटेड ने 18/10/2018 को जारी किए। PQR लिमिटेड के कर्मचारियों ने इन वाउचरों को 24/10/2018 को भुनाया, और कर्मचारियों ने इन वाउचरों से जो आपूर्ति प्राप्त की वो प्राप्त की 24/10/2018 को। माल की आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में माल की आपूर्ति वाउचर्स के माध्यम से की गई है, वाउचर्स जारी किए गए हैं। तो जब वाउचर्स के द्वारा आपूर्ति की जाती है, तो हम देखते हैं एक तो वाउचर्स जारी करने की तिथि, और दूसरा वाउचर्स को भुनाने की तिथि। तो जो आपूर्ति करता है RST लिमिटेड, इस आपूर्तिकर्ता ने पोशाकों की आपूर्ति नहीं की, बल्कि वाउचर्स जारी कर दिए, और वाउचर्स के माध्यम से आपूर्ति की गई है पोशाकों की। तो जब वाउचर्स जारी किए गए, उस समय जो आपूर्ति है वो पहचानने योग्य थी। मतलब इन वाउचर्स से क्या खरीदा जाएगा, ये वाउचर्स जारी करने की तिथि को ये पता था, यानी कि जो आपूर्ति है वो पहचानने योग्य है, माल की आपूर्ति पहचानने योग्य थी। तो वाउचर्स जारी करने की तिथि, वाउचर्स जारी करने की तिथि या फिर वाउचर्स को भुनाने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी वही तिथि वाउचर्स के द्वारा आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति का समय कहलाएगा। उपयुक्त दोनों में से जो पहले हो, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की तिथि हो वही तिथि आपूर्ति की तिथि या आपूर्ति का समय कहलाएगा। तो RST लिमिटेड ने 80 वाउचर जारी किए हैं, और RST लिमिटेड ने ऐसे वाउचर्स 18/10/2018 को जारी किए। तो वाउचर जारी करने की तिथि है 18/10/2018, और जो प्राप्त करता है PQR लिमिटेड, तो PQR लिमिटेड के कर्मचारियों ने इन वाउचरों को भुनाकर इन वाउचर्स से पोशाकें खरीदी 24/10/2018 को। तो वाउचर्स को भुनाने की तिथि है 24/10/2018, और इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी वही तिथि आपूर्ति का समय मानी जाएगी। तो 18/10/2018 ही इस स्थिति में, इस दशा में जो है आपूर्ति का समय माना जाएगा। वाउचर जारी करने की तिथि हम जब देखते हैं जब वाउचर जारी करते समय
पहचानने योग्य हो। तो इस क्वेश्चन में वाउचर्स जारी करने की तिथि को यानी कि 18/10/2018 को आपूर्ति पहचानने योग्य थी। ये पता था कि इन वाउचर से ये 500 रुपए अंकित मूल्य के 80 वाउचर्स हैं, इन वाउचर से पोशाकें जो पीक्यूआर लिमिटेड है, पीक्यूआर लिमिटेड के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के द्वारा इन वाउचर से पोशाकें खरीदी जाएगी। इसलिए वाउचर जारी करने की तिथि को आपूर्ति माल या सेवा की आपूर्ति पहचानने योग्य थी। अगर वाउचर जारी करने की तिथि को आपूर्ति पहचानने योग्य नहीं हो यानी कि ये पता नहीं हो कि वाउचर से क्या खरीदा जाएगा, ये पहले से तय नहीं हो, तो फिर हम आपूर्ति का समय निर्धारित करने के लिए वाउचर जारी करने की तिथि नहीं देखते, केवल वाउचर्स को भुनाने की तिथि देखते हैं। लेकिन इस सवाल में वाउचर जारी करने की तिथि को आपूर्ति पहचानने योग्य थी, इसलिए हमने वाउचर जारी करने की तिथि और वाउचर्स को भुनाने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की तिथि हो उसको हमने आपूर्ति का समय माना है। इसलिए वाउचर जारी करने की तिथि 18/10/2018 यानी कि 18 अक्टूबर 2018 को ही आपूर्ति का समय माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की गई 4 सेवाओं में से प्रत्येक के लिए आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। तो सेवा प्रदान की गई है और सेवा के संबंध में, सेवा की आपूर्ति के संबंध में हमको आपूर्ति का समय निर्धारित करना है। तो जब सेवा प्रदान की जाती है, सेवा की आपूर्ति की जाती है, तो हमको देखना होता है कि जो सेवा प्रदाता है वो किस प्रकार का है। एक तो है सामान्य सेवा प्रदाता और दूसरा विशिष्ट सेवा प्रदाता। सामान्य सेवा प्रदाता और विशिष्ट सेवा प्रदाता। विशिष्ट सेवा प्रदाता में बीमा, बैंकिंग, वित्तीय संस्था आदि आते हैं। तो विशिष्ट सेवा प्रदाता में बीमा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, वित्तीय संस्थाएं, जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो अगर कोई सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा सेवा की आपूर्ति की जाती है तो माल एवं सेवा कर कानून के अनुसार ऐसे सेवा प्रदाता को आपूर्ति के 30 दिनों के भीतर बीजक जारी करना चाहिए। यानी कि माल एवं सेवा कर जो कानून है उसके अंतर्गत अगर कोई सामान्य सेवा प्रदाता है, यानी कि ऐसा सेवा प्रदाता जो बीमा, बैंकिंग या कोई वित्तीय संस्था नहीं है, तो उसको आपूर्ति के, सेवा की आपूर्ति के 30 दिन के भीतर बीजक जारी यानी इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। और अगर विशिष्ट सेवा प्रदाता है, जो सेवा प्रदाता बीमा की सेवाएं दे रहा है, बैंकिंग की सेवाएं दे रहा है या फिर वित्तीय सेवाएं दे रहा है, ऐसे सेवा प्रदाता को आपूर्ति के 45 दिनों के भीतर बीजक जारी करना चाहिए। आपूर्ति के 30 दिनों के भीतर सामान्य सेवा प्रदाता को और आपूर्ति के 45 दिनों के भीतर विशिष्ट सेवा प्रदाता को इनवॉइस इशू कर देना चाहिए उस सेवा की आपूर्ति के संबंध में। तो ये सेवा, माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत समय सीमा है बीजक जारी करने की। तो जब सेवा की सामान्य आपूर्ति की जाती है, सेवा की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसी दशा में हमको देखना होता है पहला कि बीजक समय सीमा में जारी कर दिया गया है। और दूसरा हम देखते हैं बीजक निर्धारित समय सीमा में जारी नहीं किया गया है। तो जब भी सेवा की सामान्य आपूर्ति की जाती है तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि क्या बीजक
यानी कि इनवॉइस निर्धारित समय सीमा में जारी कर दिया गया है या बीजक निर्धारित समय सीमा में जारी नहीं किया गया है। और जो निर्धारित समय सीमा वो है सामान्य सेवा प्रदाता के लिए आपूर्ति सेवा की आपूर्ति के 30 दिन के भीतर और विशिष्ट सेवा प्रदाता के लिए आपूर्ति के 45 दिनों के भीतर। तो हमको ये देखना होता है कि बीजक जो है वो निर्धारित समय सीमा में जारी किया गया है या नहीं किया गया है। अगर बीजक समय सीमा में जारी कर दिया गया है तो फिर हम देखेंगे बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, और इन दोनों तिथियों में से जो भी तिथि पहले की होगी वही तिथि आपूर्ति का समय मानी जाएगी। जब बीजक को निर्धारित समय सीमा में जारी कर दिया गया हो तो बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी वही आपूर्ति का समय माना जाएगा। और भुगतान प्राप्त करने की तिथि, भुगतान प्राप्त करने की तिथि हम देखेंगे कि लेखों में प्रविष्टि की तिथि, जो आपूर्ति करता है उस आपूर्तिकर्ता ने भुगतान प्राप्ति के संबंध में किस तिथि को अपने लेखों में प्रविष्टि की है, भुगतान की तिथि कौन सी तिथि मानी है अपने पुस्तकों में। तो लेखों में भुगतान की प्रविष्टि की तिथि या बैंक में भुगतान की राशि जमा होने की तिथि, बीजक जारी करने की तिथि और दूसरी भुगतान प्राप्त करने की तिथि। और भुगतान प्राप्त करने की तिथि में भी वो तिथि देखेंगे जो तिथि लेखों में प्रविष्टि की तिथि या बैंक में भुगतान की राशि जमा होने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से पहले की तिथि होगी। तो में से जो तिथि पहले की होगी वो भुगतान की तिथि मानी जाएगी और फिर उसकी तुलना हम करेंगे बीजक जारी करने की तिथि से, और इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले होगी वही आपूर्ति का समय माना जाएगा सेवा की सामान्य आपूर्ति के संबंध में। लेकिन अगर बीजक निर्धारित समय में जारी नहीं किया है, सेवा की सामान्य आपूर्ति के संबंध में बीजक को निर्धारित समय सीमा में यानी कि 30 दिनों या 45 दिनों के भीतर जारी नहीं किया है, तो फिर हम देखेंगे सेवा की आपूर्ति की तिथि, क्योंकि बीजक जारी नहीं किया गया है इसलिए अब सेवा की आपूर्ति की तिथि दे दी जाएगी बीजक जारी करने की तिथि की बजाय। और दूसरा, आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने की तिथि, और भुगतान प्राप्त करने की तिथि में भी हम देखेंगे कि लेखों में प्रविष्टि की तिथि या बैंक में भुगतान की राशि जमा होने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले होगी वो भुगतान प्राप्त करने की तिथि मानी जाएगी। तो अगर बीजक निर्धारित समय सीमा में जारी नहीं किया गया है तो फिर सेवा की आपूर्ति की तिथि और भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी वही तिथि आपूर्ति का समय माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक बीमा कंपनी है और बीमा कंपनी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई है, 4 सेवाएं प्रदान की गई है और प्रत्येक के लिए आपूर्ति का समय निर्धारित करना है। तो बीमा कंपनी है यानी कि विशिष्ट सेवा प्रदाता है, विशिष्ट सेवा प्रदाता में बीमा कंपनी विशिष्ट सेवा प्रदाता मानी जाती है और विशिष्ट सेवा प्रदाता को सेवा की आपूर्ति के 45 दिनों के भीतर बीजक जारी कर देना चाहिए माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत। तो आपूर्ति की तिथि, जो सेवा की आपूर्ति की तिथि है वो हमको इस क्वेश्चन में दी गई है। 4 सेवाएं हैं और चारों सेवाओं के संबंध में डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, सेवा की आपूर्ति की तिथि दी गई है। पहली सेवा के संबंध में है 28/8/2018 यानी कि 28 अगस्त 2018, और दूसरी सेवा के संबंध में 31/8/2018, तीसरी सेवा के संबंध में है 5/9/2018 और चौथी सेवा के संबंध में है 21/9/2018। अब हम 1 by 1 एक-एक करके प्रत्येक सेवा के संबंध में हम आपूर्ति का समय निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सेवा प्रदाता है बीमा कंपनी, क्या इसने निर्धारित समय सीमा में बीजक जारी किया या नहीं किया। तो पहली सेवा के संबंध में आपूर्ति का समय है या सेवा की आपूर्ति की है 28/8/2018 और सेवा की आपूर्ति के 45 दिनों के भीतर इसको बीजक जारी कर देना चाहिए था। तो 28/8/2018 यानी कि 28 अगस्त 2018 को इसने सेवा की आपूर्ति की और अगला कॉलम है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बीजक जारी करने के लिए। तो 28/8/2018 को सेवा प्रदान की और 28/8/2018 को इसने बीजक जारी कर दिया, यानी बीजक इसने निर्धारित समय सीमा में जारी किया है, 45 दिनों के भीतर जारी कर दिया। तो जब निर्धारित समय सीमा में बीजक जारी कर दिया जाता है तो फिर हम 2 तिथियां देखते हैं और उन तिथियों के आधार पर ही हम आपूर्ति का समय निर्धारित करते हैं। तो जब बीजक निर्धारित समय सीमा में जारी कर दिया जाता है तो जो पहली सेवा है उसके संबंध में बीजक निर्धारित समय सीमा
तो हम दो तिथियां देखेंगे। बीजक जारी करने की तिथि, तो बीजक जारी करने की तिथि है 28 अगस्त 2018 पहली सेवा के संबंध में। और दूसरी तिथि हम देखते हैं भुगतान प्राप्त करने की तिथि। और भुगतान प्राप्त करने की तिथि में भी हम देखेंगे लेखों में प्रविष्टि की तिथि या बैंक में भुगतान की राशि जमा होने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी। तो ये है डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड में है लेखों में प्रविष्टि की तिथि। लेखों में प्रविष्टि की तिथि है 30/8/2018 और भुगतान जमा होने की तिथि, बैंक में जमा होने की तिथि है 1/9/2018। और इन दोनों तिथियों में से जो पहले की तिथि है वो है 30/8/2018। तो भुगतान प्राप्ति की तिथि है 30/8/2018 और बीजक जारी करने की तिथि है 28/8/2018। और इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होती है वही आपूर्ति का समय माना जाता है। तो पहली सेवा के संबंध में आपूर्ति का समय माना जाएगा 28/8/2018 यानी कि 28 अगस्त 2018। अब बात करते हैं दूसरी सेवा की। तो दूसरी सेवा प्रदान की गई 31/8/2018 यानी 31 अगस्त 2018 और इसके संबंध में बीजक जारी किया गया 5/9/2018 यानी कि 5 सितंबर 2018। तो 5 दिनों के बाद, सेवा की आपूर्ति के 5 दिनों के बाद ही बीजक जारी कर दिया गया है, जबकि माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत 45 दिनों के भीतर बीजक जारी कर देना चाहिए। तो बीजक निर्धारित समय सीमा में जारी किया है। दूसरी जो सेवा है उसके संबंध में भी बीजक को निर्धारित समय सीमा में जारी किया गया है। और जब बीजक को निर्धारित समय सीमा में जारी किया जाता है तो हम देखते हैं बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्त करने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होती है वही तिथि आपूर्ति का समय माना जाएगा। तो बीजक जारी करने की तिथि है 5/9/2018 है बीजक जारी करने की तिथि। और भुगतान प्राप्ति की तिथि, लेखों में प्रविष्टि की तिथि या फिर बैंक में जमा होने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी वो तिथि ही भुगतान की तिथि मानी जाएगी। और बैंक में जमा होने की तिथि है 3/9/2018 यानी कि 3 सितंबर 2018। तो इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी वही तिथि आपूर्ति का समय माना जाएगा। तो बैंक में भुगतान राशि जमा होने की तिथि पहले की तिथि है 3/9/2018 और दूसरी सेवा के संबंध में 3/9/2018 यानी कि 3 सितंबर 2018 को ही जो है आपूर्ति का समय माना जाएगा। तीसरी सेवा प्रदान की गई 5/9/2018 को और उसके संबंध में इनवॉइस जारी कर दिया गया 12/9/2018 को यानी कि निर्धारित समय सीमा में बीजक जारी कर दिया गया है। तो जब निर्धारित समय सीमा में बीजक जारी कर दिया जाता है तो बीजक जारी करने की तिथि यानी कि बीजक जारी करने की तिथि है 12/9/2018 और दूसरी तिथि हम देखते हैं भुगतान की तिथि। तो भुगतान की तिथि में लेखों में प्रविष्टि की तिथि और बैंक में राशि जमा होने की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होगी वो तिथि हम देते हैं भुगतान की तिथि। तो भुगतान की तिथि होगी 7/9/2018 यानी कि 7 सितंबर 2018 और इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होती है वही तिथि आपूर्ति का समय मानी जाएगी। तो तीसरी सेवा के संबंध में 7/9/2018 को ही आपूर्ति का समय माना जाएगा। चौथी सेवा प्रदान की गई 21/9/2018 को और इसके संबंध में बीजक जारी कर दिया गया 17/9/2018 को यानी कि सेवा की आपूर्ति से पहले ही बीजक जारी कर दिया गया है, यानी निर्धारित समय सीमा में बीजक जारी किया गया है चौथी सेवा के संबंध में भी। और बीजक जारी करने की तिथि है 17/9/2018 और इस सेवा की आपूर्ति के संबंध में जो भुगतान की लेखों में प्रविष्टि की गई भुगतान के संबंध में वो की गई 21/9/2018 को और बैंक में भुगतान की राशि जमा हुई 19/9/2018 को। इन दोनों में से जो तिथि पहले की होती है वो तिथि भुगतान की तिथि मानी जाती है यानी कि 19/9/2018 को भुगतान की तिथि मानी जाएगी। और बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होती है वो आपूर्ति का समय माना जाता है। तो बीजक जारी करने की तिथि यहाँ पर चौथी सेवा के संबंध में पहले की तिथि है, इसलिए 17/9/2018 को भी चौथी सेवा के संबंध में आपूर्ति का समय माना जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी सेवा नहीं है जिस सेवा के संबंध में बीजक निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी नहीं किया गया। चारों ही सेवा के संबंध में बीजक को निर्धारित समय सीमा के अंदर यानी कि 30 दिनों या 45 दिनों के भीतर जारी कर दिया गया है। तो जब बीजक निर्धारित समय सीमा में जारी कर दिया जाता है तो बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान प्राप्ति की तिथि में से जो तिथि पहले की होती है वही तिथि आपूर्ति का समय माना जाता है। और अगर बीजक निर्धारित समय सीमा में जारी नहीं किया जाता है सेवा की सामान्य आपूर्ति के संबंध में तो फिर सेवा की आपूर्ति
दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होती है वही तिथि आपूर्ति का समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है आपूर्ति का समय एवं कर की प्रभावी दर ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए कि 16 सितंबर 2018 से कर की दर 5% से बढ़कर 12% हो गई है। इस क्वेश्चन में कर की दर में परिवर्तन हुआ है कि कर की दर 5% से बढ़कर 12% कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हमको जब कर की दर में परिवर्तन हो जाता है आपूर्ति के संबंध में, तो आपूर्ति का समय और कर की प्रभावी दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपूर्ति की गई है, चाहे वो माल की हो, सेवा की हो या दोनों की हो, तो जो आपूर्ति की गई है वो कर की दर में परिवर्तन से पहले की गई है या बाद में की गई है। तो यहाँ पर 3 केस दिए गए हैं, 3 स्थितियां दी गई है। तो पहली स्थिति हम देखते हैं कि पहली स्थिति में डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की जो सेवा की आपूर्ति की गई वो की गई 6/9/2018 यानी कि 6 सितंबर 2018 को, जबकि कर की दर में परिवर्तन हुआ है 16 सितंबर 2018 को, यानी कि सेवा की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने से पहले कर दी गई है। तो जब सेवा माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पहले कर दी जाती है, तो फिर हम देखते हैं कि बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्ति की तिथि, इन दोनों तिथियों में से अगर कोई सी भी तिथि कर की दर में परिवर्तन से पहले की तिथि होती है, तो फिर पुरानी दर से ही जो है माल एवं सेवा कर चार्ज किया जाता है, माल एवं सेवा कर की वसूली की जाती है। और अगर ये दोनों ही तिथियां यानी कि बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान प्राप्ति की तिथि, ये दोनों ही तिथियां अगर कर की दर में परिवर्तन के बाद की होती है, तो फिर जो है नई दर से माल एवं सेवा कर वसूल किया जाता है, जीएसटी वसूल किया जाता है। तो पहले केस में जो सेवा की आपूर्ति है, सेवा की आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन से पहले कर दी गई है, 16 सितंबर 2018 से पहले ही 6 सितंबर 2018 को की गई है, यानी कर की दर में परिवर्तन से पहले की गई है। अब हम ये देखेंगे कि जो बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान की तिथि है, इन दोनों तिथियों में से अगर कोई सी भी तिथि कर की दर में परिवर्तन से पहले की तिथि है, तो फिर पुरानी दर के आधार पर ही जो है कर लगाया जाएगा। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बीजक जारी करने की तिथि है 12/9/2018, जो कि कर की दर में परिवर्तन होने से पहले की तिथि है, और भुगतान प्राप्ति की तिथि है 4/9/2018, ये भी कर की दर में परिवर्तन होने से पहले की तिथि है। तो इन दोनों तिथियों में से बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान प्राप्ति की तिथि, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होती है, इन दोनों तिथियों में से जो तिथि पहले की होती है वो आपूर्ति का समय माना जाता है। तो पहली स्थिति में 4/9/2018 को हम आपूर्ति का समय मानेंगे। तो पहली स्थिति में आपूर्ति का समय माना जाएगा 4/9/2018, और जब कर की दर में परिवर्तन होने से पहले ही आपूर्ति का समय माना गया है, यानी कि कर की दर में परिवर्तन हुआ 16 सितंबर 2018 को और आपूर्ति का समय हमने माना है 4 सितंबर 2018 को। तो आपूर्ति का समय कर की दर में परिवर्तन होने से पहले का है, इसलिए जो पुरानी दर है 5% ही लागू होगी। तो पहली स्थिति में आपूर्ति का समय माना जाएगा 4/9/2018 और कर की प्रभावी दर होगी 5%, जो कि पुरानी दर है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति में जो आपूर्ति का समय है वो कर की दर में परिवर्तन से बाद का है, 5/10/2018 यानी कि 5 अक्टूबर 2018। तो ये कर की दर में परिवर्तन के बाद का समय है। तो जब माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति कर की दरों में परिवर्तन के बाद की जाती है, और ऐसी स्थिति में जब बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्ति की तिथि, इन दोनों तिथियों में से कोई सी भी तिथि कर की दरों में परिवर्तन के बाद भी हो जाती है, तो उसी को हम आपूर्ति का समय मानते हैं। और कर की दरों में परिवर्तन के बाद की तिथि को जब आपूर्ति का समय मानेंगे, तो जो नई दर होगी, नई दर से ही माल एवं सेवा कर वसूल किया जाएगा, वही प्रभावी कर की प्रभावी दर मानी जाएगी। तो दूसरी स्थिति में जो आपूर्ति है वो कर की दर में परिवर्तन के बाद की है, और बीजक जारी करने की तिथि 23/9/2018, ये भी कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की है। 16/9/2018 को कर की दर में परिवर्तन हुआ है और 23/9/2018 को बीजक जारी किया गया है। और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट,
कर की दर में परिवर्तन के बाद आपूर्ति की जाती है, तो हम अगर बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्ति की तिथि, इन दोनों तिथियों में से अगर कोई सी भी तिथि कर की दर में परिवर्तन के बाद की है, जब आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन के बाद की जाती है, तो बीजक जारी करने की तिथि या भुगतान प्राप्ति की तिथि, इन दोनों तिथियों में से अगर कोई सी भी तिथि कर की दर में परिवर्तन के बाद की तिथि है, तो उस तिथि को हम आपूर्ति का समय या आपूर्ति की तिथि मानते हैं। तो यहाँ पर बीजक जारी करने की तिथि कर की दर में परिवर्तन के बाद की तिथि है, इसी तिथि को हम आपूर्ति का समय मानेंगे। तो दूसरी स्थिति में हम आपूर्ति का समय मानेंगे 23/9/2018 कर की दर में परिवर्तन के बाद बीजक जारी किया गया, इसके बाद की तिथि को हमने आपूर्ति का समय माना गया है। और बाद कर की दर में परिवर्तन के बाद की तिथि को हमने आपूर्ति का समय इसलिए माना है क्योंकि आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन के बाद की गई, तो आपूर्ति का समय माना जाएगा 23/9/2018। और जब आपूर्ति का समय कर की दर में परिवर्तन के बाद का माना जा रहा है, तो कर की जो परिवर्तित दर है, नई दर है, उसी दर से जो है कर लगाया जाएगा। कर की प्रभावी दर होगी 12%। तीसरी स्थिति में जो आपूर्ति की गई है वो की गई है 21/9/2018 को, यानी कि कर की दर में परिवर्तन के बाद। और जब कर की दर में परिवर्तन के बाद आपूर्ति की जाती है, तो बीजक जारी करने की तिथि और भुगतान प्राप्ति की तिथि, इन दोनों तिथियों में से अगर कोई सी भी तिथि कर की दर में परिवर्तन के बाद की तिथि होती है, तो उसी तिथि को हम आपूर्ति का समय मानेंगे। तो बीजक जारी करने की तिथि है 12/9/2018, कर की दर में परिवर्तन से पहले की तिथि है 16/9/2018 को कर की दर में परिवर्तन हुआ, जबकि बीजक जारी किया गया तीसरी केस में 12/9/2018। तो बीजक जारी करने की तिथि कर की दर में परिवर्तन होने से पहले की तिथि है, और भुगतान प्राप्ति की तिथि 18/9/2018 है, जो कि कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की तिथि है। तो जब आपूर्ति कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की जाती है, तो इन दोनों में से अगर कोई सी भी तिथि कर की दर में परिवर्तन के बाद की होती है, तो उसी को हम आपूर्ति का समय मानते हैं। तो भुगतान प्राप्ति की तिथि कर की दर में परिवर्तन होने के बाद की तिथि है, इसलिए तीसरी स्थिति में, यानी कि तीसरे केस में आपूर्ति का समय माना जाएगा 18/9/2018। और जब आपूर्ति का समय कर की दर में परिवर्तन होने के बाद का माना गया है, तो कर की परिवर्तित दर, यानी कि नई दर ही कर की प्रभावी दर होगी। तो तीसरी स्थिति में, तीसरे केस में 18/9/2018 को आपूर्ति का समय माना जाएगा, और 12% जो है वो कर की प्रभावी दर मानी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।